हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। अभी हम लोग का चल रहा है क्या, पेपर 7 शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें आज का टॉपिक है कला शिक्षण विधियां। इससे पहले हम लोग गणित शिक्षण विधियां और विज्ञान के शिक्षण विधियों के विषय में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो शिक्षण का अर्थ एक बार फिर से आप लोग के सामने है। अर्थ के विषय में 2 बार अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। तो क्या है, वास्तव में शिक्षक की कुशलता इसी बात में है कि वह छात्र के जन्मजात गुण शक्तियों को क्या करे, जागृत कर प्रकाश में लाए तथा उनका विश्वास करे। देखिए, अगर यहाँ शिक्षण का अर्थ की बात करें तो शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है कि छात्र के सुसुप्त तथा गुप्त ज्ञान को अधिकाधिक प्रकाश में लाना है ना। अपेक्षाकृत इस बात के लिए कि उसके मस्तिष्क में अधिकाधिक ज्ञान उड़ेला जाए, है ना। अधिक से अधिक ज्ञान भरने की अपेक्षा क्या उसमें करना चाहिए कि उसके जो गुप्त ज्ञान है उसको प्रकाश में लाना चाहिए। मतलब विद्यार्थी के अंदर जो छिपा हुआ ज्ञान है उसको प्रकाश में लाना चाहिए। ये किसका कहना था? फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्रोबेल का ये मानना था। तो कला शिक्षण के लिए निम्नलिखित मतलब कितने हैं? 6 तरीके के उपागम या विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला पारस्परिक विधि, फिर दूसरा मुक्त अभिव्यक्ति विधि, तीसरा विनिर्दिष्ट प्रसंग विधि, चौथा प्रक्रिया उपागम, पांचवा समेकित उपागम और छठा लास्ट कला शिक्षा एवं बाल केंद्रित उपागम, है ना। ये 6 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है कला शिक्षण में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पारस्परिक विधि, इसको दूसरे शब्दों में अनुकरण या अभ्यास की विधि भी कहते हैं। मतलब स्टिमुलेशन एंड प्रैक्टिस मेथड भी इसको बोला जाता है। देखिए, अनुकरण विधि क्या है? तो कला के शिक्षण में अनुकरण का अधिक महत्व होता है ना। आर्ट्स का जो शिक्षण होता है उसमें क्या होता है? अनुकरण का विशेष महत्व होता है। यह विधि वैज्ञानिक तथा स्वाभाविक है। ये क्या होता है? अनुकरण। अनुकरण क्या है कि हम लोग किसी को भी देख के इमिटेशन, हमने पीछे आप लोगों को अनुकरण पढ़ा दिया है, तो अनुकरण के विषय में आप लोग जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं, वीडियो में पहली बार आज इस चैनल पे आए हैं, वो पहली बार जो जुड़ रहे हैं वो पीछे से इमिटेशन का वीडियो देख लेंगे। तो अनुकरण का अधिक महत्व होता है इसमें। और छात्र जो कुछ देखता है उसका अनुकरण कर वह अपनी कल्पनाओं और क्षमताओं के अनुरूप, है ना, वो क्या करता है कि अपनी कल्पना जो है वो अपनी उसका अनुकरण कैसे करता है? अपनी कल्पनाओं और अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसका अनुकरण वो करता है। अब आइए देखते हैं अनुकरण के लिए जो क्या है कि शिक्षक अनुकरण विधि के आधार पर क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रकार से छात्रों को कला शिक्षण दे सकता है। कैसे कैसे दे सकता है, देखते हैं अनुकरण के माध्यम से। तो अनुकरण क्या है? शिक्षक कलात्मक सिद्धांतों तक कला के तत्वों का ज्ञान देने के लिए छात्रों को अनुकरण की प्रवृत्ति का सहारा दे सकता है। ठीक है, किन किन चीजों के लिए? कलात्मक सिद्धांतों तथा कला के तत्वों का ज्ञान देने के लिए, है ना। ठीक है, इसके ज्ञान के लिए क्या कर सकता है टीचर कि अनुकरण के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित कर सकता है कि अनुकरण करें। वह स्पष्ट, स्वच्छ, चमकदार, शुद्ध रेखाएं खींचकर छात्रों में ऐसी रेखाएं खींचने की आदत उत्पन्न कर सकता है, उनमें रंगों को स्वेच्छा पूर्वक प्रयोग करने की आदत शिक्षक अपने आदर्श व्यवहार से उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षक अपने कलात्मक लेख तथा लेखन शैली द्वारा छात्र में स्वच्छ लेख और कलात्मक लेखन की शैली उत्पन्न कर सकता है। कला में लेखन की शैली का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, जो लिखने की जो ये होती है, लिखने का जो कौशल होता है वो क्या होता है? आप लोग को बचपन में ही, है ना, राइटिंग दिया जाता है। मतलब ऊपर पहले एक लाइन टीचर्स का लिखा होता है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा करते हैं कि ऊपर में टीचर्स लोग लिख देते हैं, नीचे उसका अनुकरण करके बच्चा उसको लिखता है। तो जो लेखन शैली में क्या है, अनुकरण का विशेष महत्व है। और लेखन शैली के विकास में अनुकरण विधि को ही अपनाया जाता है। उसके बाद है रूपकारी तथा दृश्य चित्रण आदि के लिए प्रस्तुत नमूना छात्रों द्वारा देखकर बनाने का अभ्यास कराया जाता है। छात्र के सामने जो भी कृति प्रस्तुत की जाए वह इस उद्देश्य से कि छात्र, देखिए यहाँ पे जो चित्र बनाने की बात हो रही है ना। अगर आप किसी स्टार्टिंग में क्या करता है बच्चा, आप अगर एक दक्ष पेंटिंग अगर पेंटर हो गए तो फिर बात अलग है। आप खुद से अपना मतलब अपनी कल्पनाओं के माध्यम से आप कोई तस्वीर बना सकते हो। नहीं तो क्या होता है, आमतौर पे बच्चे ड्राइंग कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं बुक में या किसी जगह कोई एक पिक देख लेते हैं और उसी को ड्राइंग करने का वो प्रयास करते हैं। तो देखिए कि ये किस उद्देश्य से की जाती है छात्रों के लिए, तो उसे अपनी क्षमता अनुसार व्यवहार में ला सके, है ना। अनुकरण के माध्यम से क्या करे, उसे अपनी क्षमता अनुसार व्यवहार में ला सके, उसे अपने रुचि के अनुसार स्वीकार करे,
उसे अपने अनुभव का अंग समझे, उसे सरल बात माने, उसे अपने सीमित साधनों द्वारा पूरा कर सके, उसे अपनी समझ के अनुसार बना सके, उसे अपने अनुकरण, आत्म प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति, आत्मा व्यक्ति का अवसर मिल सके। ठीक है, इसके बाद है इसी को अनुकरण, जो ये मेथड है, इसी को क्या बोलते हैं, अभ्यासात्मक भी बोलते हैं, है ना। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था अनुकरण तथा अभ्यास, है ना। पारस्परिक विधि में क्या क्या होता है, अनुकरण होता है और अभ्यास होता है, अनुकरण होता है और अभ्यास होता है। तो हम लोगों ने अनुकरण तो देख लिया, अब क्या है, अब हम लोग को अभ्यास देखना है। तो देखिए, अनुकरण के बाद क्या आता है, अभ्यासात्मक विधि। अभ्यासात्मक विधि क्या है कि आप अनुकरण का मतलब आप किसी से देखकर, किसी और की चीजों को देखकर उसका आप अनुकरण किए, जैसे जैसे किया वैसे ही किए, यानी जैसे टीचर ने ऊपर राइटिंग लिखा ठीक वैसे ही कॉपी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभ्यास का क्या मतलब, अभ्यास का मतलब है कि आप उसी कार्य को जो अनुकरण के माध्यम से किए उसको आप एक बार नहीं बार बार दोहराना, अभ्यास कहलाएगा, है ना। कला शिक्षण में अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान है। छात्र अनुकरण करते समय क्या करते हैं, अभ्यास करता है। अनुकरण करते समय छात्र क्या करता है, अभ्यास करता है। क्यों, क्योंकि अनुकरण जो हम करके सीख रहे हैं उसको अभ्यास के माध्यम से ही अपने व्यवहार में उसको शामिल, स्थायी तौर पे शामिल किया जा सकता है। चलिए, अभ्यासात्मक प्रवृत्ति में यथार्थवाद से निम्नलिखित अपेक्षाएं की जाती है जिनको वह योग्यता अनुसार पूरा करता है। अभ्यास में किस प्रकार से, तो क्या है अभ्यास का कार्य, तो यह सरलता पाई जाती है। अभ्यास के माध्यम से क्या होता है, यथार्थता में सरलता पाई जाती है, दूर से देखने में सुंदर परंतु पास से रंगों का ढेर प्रतीत होता है, धुंधलेपन की शैली प्रयोग की जाती है। अब इस प्रवृत्ति में सुधार हो रहा है। दूर एवं निकट की वस्तुओं को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, दर्शाने की शैली समझाई जाए। वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण तथा मॉडल बनवाने की क्रियाओं का यथार्थवादी अध्ययन करवाया जाता है। चलिए, इसके बाद है मुक्त अभिव्यक्ति विधि। मुक्त अभिव्यक्ति विधि क्या है, तो मुक्त अभिव्यक्ति विधि में कह सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी बातों को, हम अपने विचारों को मुक्त रूप से मतलब बच्चों के सामने रख रहे हैं और उस माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुक्त अभिव्यक्ति विधि कुछ ऐसा ही है। देखिए, छात्र जन्म से ही कलाकार होता है, बाय बर्थ, है ना। बाय बर्थ क्या होता है, जो छात्र होता है वो किसी न किसी कला में वो निपुण होता है, मतलब किसी न किसी कला का चांसेस उसके अंदर होता है। वह अंतः प्रेरणा से ऐसा कोई न कोई कार्य करता है जिससे उसके क्या है, कलात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है, लेकिन उसके सामर्थ्य तथा योग्यता सीमित रहने के कारण उसका कलात्मक क्या प्रकाशन सीमित तथा अस्पष्ट हुआ करता है। मुक्त अभिव्यक्ति अंतः प्रेरणा का उत्तम प्रयास करता है। अगर मुक्त मतलब अपने हिसाब से उसको स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, वो अंतः प्रेरणा का उत्तम प्रयास करेगा, मतलब उसके अंदर जो भावनाएं, जो भी उसके अंदर जो टैलेंट है उसको वो ऊपर लाने का पूरा वो प्रयास करेगा। छात्र जो भी भाव स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है, ठीक है, वही उसका स्वतंत्र भाव प्रकाशन या मुक्त अभिव्यक्ति माना जाता है। ठीक, किंतु जब छात्र में भावों का अभाव होगा तो वह मुक्त अभिव्यक्ति और अशक्त और विवश ही होगा। ठीक है, अगर बच्चों को अगर अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने टैलेंट को अगर ऊपर लाने के लिए या उनको अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अगर स्वच्छंद रूप से आजाद, मतलब स्वच्छंद नहीं छोड़ा जाएगा, आजादी उनको नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा, उनके जो भाव हो गए मन के और जो उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो क्या है, दबी की दबी रह जाएगी। ठीक है ना। अतः छात्र में पहले भाव उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी वह उनको भी व्यक्ति कर सकने योग्य बनता है। जब छात्र में भाव उत्पन्न हो तब उस पर कोई विधि, कोई शैली लादी न जाए, वरन वह अपने भाव को किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति करने में स्वतंत्र हो, तभी मुक्त अभिव्यक्ति का आशय स्पष्ट हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि जब छात्र में भाव उत्पन्न हो तब उस पर कोई विधि, कोई शैली लादी न जाए, है ना। कोई भी शिक्षण शैली, कोई भी शिक्षण विधि उस पर क्या है, उस पर थोपी न जाए, वरना क्या होगा, वह अपने भाव को किसी प्रकार की अभिव्यक्ति करने में स्वतंत्र हो, तभी मुक्त अभिव्यक्ति का आशय स्पष्ट होता है। अगर उस पर अगर किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की अगर ये लिमिटेशन अगर नहीं रखेंगे बच्चों के ऊपर, तभी वो क्या कर पाएगा, वो अपने भावों को क्या कर पाएगा, भाव की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर पाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं मुक्त अभिव्यक्ति विधि। मतलब बच्चे अपने से स्वयं से क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है।
ठीक है, यहाँ भाव का बात है, भाव, इमोशंस। तो छात्र कविता, कहानी आदि में अधिक रुचि लेता है। बच्चा क्या करता है कि छात्र जो होता है कविता कहानी आदि में अधिक रुचि लेता है। अतः किसी भी उपयोगी कथा कहानी अथवा कविता के माध्यम से छात्र में वांछित भाव का विकास कर सकते हैं। ठीक है ना, उनके जो भाव का विकास है कविता कहानी इन सभी के माध्यम से हम लोग वांछित मतलब सही प्रकार के भाव का उनमें विकास हम लोग कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक दृश्य घटना व्यक्ति अथवा वस्तु को दिखाकर भी उपयोगी भाव भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये था भाव का। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता अभिव्यक्ति उज्जवल उन्नत एवं उपादेय होती है। स्वतंत्रता क्या होती है? अभिव्यक्ति उज्जवल उन्नत एवं उपादेय होती है। छात्रों को भाव अभिव्यक्त करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, है ना। अभी अभी स्वतंत्रता की बात हम लोगों ने की थी। तो स्वतंत्रता क्या होता है? देखिए, भाव के दो प्रकार होते हैं, मुख्य भाव और गौण भाव। मुख्य भाव क्या होता है? छात्रों द्वारा प्रमुख भाव ही अभिव्यक्त करना होता है। किसी अभिव्यक्ति के गौण भाव मुख्य भाव को उत्पन्न उन्नत बनाने में सहयोग दिया करते हैं, है ना। गौण भाव का काम क्या है कि जो आपका जो ये है मुख्य भाव है उसको डेवलप करने में ये कार्य आता है। देखिए, स्वतंत्रता का यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता छात्रों में उत्पन्न भाव को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की क्रिया को मुक्त अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। छात्र स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करता है तो इसके निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कौन कौन से? अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, है ना। स्वतंत्र रूप से अगर बच्चों को छोड़ेंगे तो क्या होगा? वहां पे तो अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान मतलब अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। छात्रों में मुक्त अभिव्यक्ति की आत्मनिर्भरता उत्पन्न होगी। हाथ मस्तिष्क तथा हृदय का मिश्रित सहयोग, है ना। क्या है? मिश्रित सहयोग उपलब्ध करना। छात्र में सौंदर्य भूति का विकास करना। कला के प्रति रुचि एवं अनुराग उत्पन्न होना। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग कराने में सामर्थ्य उत्पन्न करना। छात्रों में हस्त कौशल यानी हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है उत्पन्न करना। छात्र का भावात्मक विकास करना। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्या है? इस विधि का कला के क्षेत्र में प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है? कि शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। शिक्षक इसमें स्वयं से ना उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन करे, सिर्फ क्या सॉरी इसमें क्या है? शिक्षक क्या है? खुद से वो कोई भी कार्य करने के लिए आगे ना बढ़े, वो सिर्फ क्या करे? बच्चे को इंस्ट्रक्ट करे। मार्ग अवरोधक न बनकर क्या करे? छात्र में कोई गंदी आदत दिखाई दे तो शिक्षक क्या करे? उसमें सुधारात्मक दृष्टिकोण से उसका मार्गदर्शन इस प्रकार करे कि स्वतंत्रता में बाधा न पड़े, उसकी जो स्वच्छंदता है स्वतंत्रता है उसमें बाधा न पड़े। दूसरा क्या है? रचनात्मक वातावरण। देखिए, वातावरण रचनात्मक होना चाहिए। प्रत्येक छात्र अपने भाव को किसी न किसी प्रकार की रचनात्मक क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। तीसरा है शिक्षक द्वारा निरीक्षण, है ना। इसमें क्या है? शिक्षक द्वारा आपके कार्यों की निरीक्षण एकदम डेली बेसिस पे होनी चाहिए। उसके बाद है स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण। इसमें जो वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए छात्रों के लिए, वो क्या है? बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक होनी चाहिए। फिर है छात्रों पर मुक्त अभिव्यक्ति करते समय किसी प्रकार की विधि या शैली को न थोपा जाए। अगर ऐसा करने से क्या हो जाएगा? छात्र स्वेच्छा से मुक्त अभिव्यक्ति करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो छात्र क्या होगा? मुक्त रूप से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। फिर है स्वतंत्र शैलियों का उपयोग। ठीक है ना, ऐसी ऐसी शैलियों का वो शिक्षण विधि में उपयोग करें या कला शिक्षण में वो उपयोग करें जो कि क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र हो। साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या है? शिक्षक मुक्त अभिव्यक्ति कराने हेतु तो प्रत्येक प्रकार के साधन उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराए, है ना। टीचर का यहाँ रोल होता है क्या? कि उसको जो भी स्टूडेंट को चाहिए वो हर तरीके के उपकरण को, हर तरीके के साधन को उपलब्ध वहां पे करवाए। फिर मुक्त अभिव्यक्ति के माध्यम किस प्रकार से हम अपने जो है फ्री एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए उसके माध्यम छात्र क्या है? कथा कहानी कविता दृश्य तथा निरीक्षण आदि में रुचि लेते हैं। इन माध्यमों से भी मुक्त अभिव्यक्ति के कार्य कराए जा सकते हैं। जैसे कि कविता के माध्यम से, तो कैसे? छात्रों को शिक्षक कोई उपयोगी कविता सुनाए। क्या करे? छात्रों को शिक्षक कोई उपयोगी कविता सुनाए और उसके माध्यम से भी वह चित्र बनवा सकता है। ठीक है, कविता का चयन भाव और स्तर को ध्यान में रखकर छात्रों की रुचि के आधार पर करना चाहिए। मतलब जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे आप ऐसे कोई आप उसको कविता सुना सकते हैं और उस कविता के माध्यम से आप उसको क्या है? चित्र बनाने के लिए बोल सकते हैं। छात्रों द्वारा निरीक्षण, है ना। इंस्पेक्शन बाय स्टूडेंट्स। शिक्षक योजना अनुसार आवश्यकता के अनुरूप छात्रों को किसी प्राकृतिक दृश्य घटना व्यक्ति या स्थल को देखने का अवसर दे। क्या करे? उनको किसी ऐसे स्पॉट पे ले जाए जहाँ के
क्या करे, वो किसी साइट को देख सके, घटना को देखे, व्यक्ति या स्थल को देखने का वो उसको अवसर मिलना चाहिए। जो भाव इस निरीक्षण द्वारा उत्पन्न हो उसको चित्रित करने या व्यक्त करने का अवसर दे। मतलब जो वहां पे वो देख के आया है उसको वो क्या करे, चित्रित करने का प्रयास करे। फिर नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज। नवीन ज्ञान का क्या है इसमें कि नवीन ज्ञान या कार्य ये क्या है, छात्र के दैनिक दिनचर्या का अंग होना चाहिए। डेली उसके नॉलेज में क्या है, कुछ नए नॉलेज को ऐड करना चाहिए या जुड़ना चाहिए। और क्या है कि कुछ कार्य डेली बेसिस पे छात्रों को करना चाहिए। फिर एक कथा तथा कहानी। कथा और कहानी के माध्यम से क्या है कि ये छात्रों को सुना करके उनसे कहलवाया जाए तथा उसके आधार पर उनसे चित्र बनवाया जाए। आप कथा या कहानी, आप कुछ ऐसा आप मोटिवेटेड कहानी सुनाइए और उसके बाद उनसे कुछ उसके सवाल जवाब पूछ सकते हैं, या उनको फिर एक मोटिवेटेड स्पीच या इसी पे या सेम कहानी को भी आप उसको रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं। और इस माध्यम और फिर उसके बाद उसको उपरोक्त कहानी का मतलब चित्र बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। अन्य विषयों का ज्ञान, ठीक है, छात्रों को भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों में आए हुए प्रसंगों के आधार पर भी मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। ऐसा करने से कला शिक्षण के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखिए मुक्त अभिव्यक्ति है ना, हम लोग अभी क्या है स्वतंत्रता की बात करें तो मुक्त अभिव्यक्ति उनका जो है, उनको जो फ्री एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि बच्चा किस प्रकार से अपना एक्सप्रेशन को बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। फिर है पूर्व ज्ञान तथा अभ्यास। शिक्षक पूर्व ज्ञान तथा अभ्यास के आधार पर पता लगाए, जब उसे उसका ज्ञान हो जाए तो प्रस्तावना के आधार पर छात्रों का ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित करे, है ना। शिक्षक का क्या कार्य है कि अभ्यास, पूर्व ज्ञान के आधार पर और अभ्यास कराने के आधार पर आप बच्चे की योग्यता या उसकी रुचियों के विषय में आप ज्ञान प्राप्त करें। और उसके बाद जब अगर आपको ये मतलब पता चल जाए कि बालकों की रुचि किस चीज में है, तो फिर आप उसके माध्यम से ही क्या है उसका ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। फिर है बहुमूल्य वस्तुओं के प्रयोग का अभाव। शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रयोग करने हेतु अधिक मूल्यवान वस्तुएं नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है ना। लेस जो भी एकदम मतलब चीप से चीप सामान है उसके माध्यम से उसको शिक्षण के मार्ग पे रखना चाहिए या शिक्षण से जोड़े रखना चाहिए। फिर छात्रों की जिज्ञासा की जानकारी। शिक्षक के पास छात्रों की जिज्ञासा मतलब उसके क्यूरियोसिटी से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों की जिज्ञासा किस में है और उसको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। आइए इसके बाद देखिए, इसके बाद है थर्ड, ये था सेकंड, ठीक है ना। सेकंड में क्या था, मुक्त अभिव्यक्ति विधि, ठीक है, तो ये हुआ समाप्त। अब हमारे पास है थर्ड। थर्ड क्या है, तो थर्ड है विनिर्दिष्ट प्रसंग विधि या सामूहिक चयन या व्यक्ति तथा व्यक्ति। इसमें क्या है, विनिर्दिष्ट प्रसंग विधि में दो तरीके की का प्रोसेस है, सामूहिक चयन तथा वैयक्तिक सृजन। तो सामूहिक चयन क्या है तो जरा देखते हैं। देखिए कला में सामूहिक एवं वैयक्तिक दोनों ही प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होती है ना। क्या किस किस प्रकार के, सामूहिक और वैयक्तिक, इंडिविजुअल और ग्रुप, दोनों ही तरीके से बच्चों को पढ़ाना जरूरी होता है। कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने पर अब वैयक्तिक तथा सामूहिक शिक्षण के समन्वय की पद्धति को अपनाया जाने लगा है। इस प्रकार की पद्धतियों में वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षण के दोष छिप जाते हैं और उनकी अच्छाइयां बढ़ जाती है, ठीक है। कभी इंडिविजुअल या ग्रुप में पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे की जो कमियां होती हैं, उनके जो दोष होते हैं थोड़ा छिप जाते हैं और उनकी अच्छाइयां उभर कर सामने आती है। हमें इन दोनों प्रकार की पद्धतियों में यह निर्दिष्ट करना पड़ता है कि छात्र को क्या क्या करना है। देखिए वैयक्तिक जो शिक्षण विधि है, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड, इसमें क्या है, कला शिक्षण में वैयक्तिक शिक्षण से तात्पर्य उस शिक्षण से है जिसमें व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के को ध्यान में रखकर अलग अलग शिक्षण दिया जाता है। इस विधि में शिक्षक द्वारा एक ही छात्र को पृथक शिक्षण दिया जाता है तथा एक ही बालक को एक कक्षा मान लिया जाता है। अर्थात देखिए बच्चा एक, अगर इंडिविजुअल टीचिंग मेथड की बात करेंगे, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें टीचर क्या करेगा कि बच्चे को एक पर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना, उसके व्यक्तिगत रुचियों के हिसाब से, उसके क्षमता कैपेसिटी के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से और उसके जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको अलग शिक्षण देता है, अलग अलग विषय का शिक्षण। ये स्पेशली इस तरीके का है ना, जो ट्यूशन वगैरह होता है, होम ट्यूशन, उसमें कुछ इसी तरीके के शिक्षण पद्धतियों के का उपयोग मतलब किया जाता है। वहां बच्चा अकेला बैठा होता है और शिक्षक को सिर्फ एक छात्र के ऊपर ही
फोकस करना होता है, और उसी एक छात्र को क्या करता है शिक्षक पूरा क्लास समझ लेता है। उसके बाद है व्यक्तिगत शिक्षण विधि के कुछ गुण हैं। तो इसके क्या गुण है भाई? तो छात्र शिक्षक के व्यक्तिगत संपर्क में आने से उसके उत्तम व्यवहारों एवं गुणों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो क्या है, टीचर जो है डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। इस पद्धति में छात्र के द्वारा, इस पद्धति में क्या होता है, छात्र के व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं तथा शक्तियों का अच्छा विकास होता है। छात्र के क्या होता है, रुचियों, क्षमताओं, इन सभी का विकास हो पाता है। फिर छात्र को समुचित अध्ययन सामग्रियां जुटाकर उसकी विशेषताओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण दिया जाता है। छात्र का पूर्ण अध्ययन करके उसके पूर्व अर्जित ज्ञान को जानते हुए आगामी कलात्मक ज्ञान और क्रियात्मक विधियों द्वारा शिक्षक अपने संरक्षण में करता है। छात्र को क्या है कि टीचर इसमें इसके जो गुण है उसमें यही होता है कि क्या, कि इंडिविजुअली उसको जिन चीजों की भी आवश्यकता होती है उनका परीक्षण करते हुए टीचर उसको पूरा करते हैं। फिर छात्र की शक्तियों का पता लगाकर, है ना, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसका पता लगाकर उन्हें उपयोग में लाने का कार्य शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। वह कमियों पर दृष्टि रखते हुए उनके अभाव की पूर्ति करते हैं। फिर इस विधि में छात्र को कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है। वह कल्पना जगत में विचरण करते हुए स्वतंत्र भाव प्रकाशन करने में स्वतंत्र और उन्मुक्त रहता है। देखिए इसके कुछ दोष भी हैं, दोष तो होंगे ही। वह इतना सचेत हो जाता है कि व्यक्तिगत आघात को सहन नहीं कर पाता है ना। क्या हो जाता है कि छात्र व्यक्तिगत शिक्षण में क्या होता है कि इतना सचेत हो जाता है कि वो व्यक्तिगत आघात को सहन नहीं कर पाता, वह क्रोधी और अशिष्ट हो जाता है। अगर किसी बच्चे को अगर इंडिविजुअली कोई भी चीज बहुत ज्यादा मिलने लगे तो क्या हो जाता है, वो के बाद जैसे देखिए अगर घर में कोई एक ही बच्चा है तो सभी लोग उसको लाड़ प्यार करते हैं, सारा का सारा ध्यान उसी बच्चे के ऊपर फोकस रहता है। अब अगर घर में कहीं से कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो अगर थोड़ा सा भी अगर किसी का ध्यान अगर उस बच्चे के ऊपर चला जाए या कोई उस बच्चे को गोद भी उठा लेता है तो क्या करता है, पहला बच्चा वहां पे झल्लाने लगता है या चीखने चिल्लाने, मतलब उसको उतारने का प्रयास करने लगता है कि नहीं इसको गोद क्यों लिया गया। तो क्या है, वो सहन नहीं कर पाता इस आघात को, ठीक है ना, वो क्रोधी और अशिष्ट हो जाता है। फिर सेकंड है, मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज से पृथक रहकर जीवित नहीं रह सकता। मतलब इसको वैयक्तिक तौर पे शिक्षण विधि के दोषों में इसको रखा गया है कि आप उसको वैयक्तिक तौर पे शिक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में उसको ग्रुप में रखकर ही उसको शिक्षण देना ज्यादा उचित माना गया है। जैसे रेमंड का मानना था कि निस्समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है ना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज से बिलोंग नहीं करता हो या समाज से ताल्लुक नहीं रखता है वो क्या होता है, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है, मतलब ये कल्पना ही निराधार है। कोई भी व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता है। थर्ड है, छात्र व्यवहार कुशल नहीं हो पाता, उसके व्यवहार असामाजिक होते हैं। ये बात है, अगर किसी को आप अकेले में रखिएगा, समाज से अलग अलग रखिएगा तो उसको सामाजिक व्यवहार के बारे में उसकी जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है वो डेवलप नहीं। उसके बाद है सामूहिक शिक्षण विधि। सामूहिक शिक्षण विधि में क्या है कि आप बच्चे को ग्रुप में रखकर पढ़ाते हैं, है ना, अकेले ना पढ़ा के पूरे ग्रुप में पढ़ाते हैं और पूरे ग्रुप के साथ उसको सामंजस्य बैठाने, तालमेल बैठाने में मतलब यहाँ पे आप उसको सहयोग करते हैं। तो देखिए इस विधि के भी कुछ गुण है। गुणों में है छात्रों में प्रतियोगिता का भाव पैदा होता है अगर ग्रुप में पढ़ रहा है, जिससे छात्र उन्नति कर सकते हैं। सेकंड है, छात्र प्रगतिशील और व्यवहार कुशल बन जाता है ना, व्यवहार के तरीके तौर तरीके वो सीखता है। थर्ड, इस विधि में कमजोर छात्र मेधावी छात्रों से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है, कंपेयर अक्सर किया जाता है कि देखो उसका बच्चा तुम्हारे ही क्लास में पढ़ता है, तुम अपने फ्रेंड्स को देखो वो तुम्हारे क्लास में पढ़ता है, तुमसे ज्यादा तेज है। ऐसा करके बच्चों में क्या है कि उनमें क्या है, मेधावी छात्रों से वो प्रेरणा लेते हैं, मतलब अपने से जो तेज स्टूडेंट होते हैं उनसे वो प्रेरणा लेके वो भी उतना अभ्यास करते हैं या उतना मेहनत करके उनके समतुल्य आने का प्रयास करते हैं। फिर छात्रों में सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, सहानुभूति और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने की भावना का विकास होता है, ठीक है ना। समूह में रह के इन सभी चीजों का ज्ञान बच्चा प्राप्त करता है। उसके बाद इसके दोष भी है कि छात्र की कक्षा का वर्गीकरण भी छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर नहीं किया जाता। चूंकि क्लास में अब एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो हर किसी की क्षमताएं अपनी अपनी है, तो सभी पे जो टीचर है वो एक समान ध्यान नहीं रख पाते। इस पद्धति में शिक्षार्थी और शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क नहीं रह पाता है ना। हर बच्चे के साथ टीचर इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जिससे शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत रुचियों, मान्यताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं से परिचित नहीं हो पाता। परिणामतः छात्र के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। ग्रुप में रहने से ये थोड़ा सा नुकसान होता है। फिर है
थर्ड, यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, यह वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, इसमें छात्र की रुचि और क्षमताओं का व्यक्तिगत रूप से हनन होता है और वे कुंठित हो जाती है। सामूहिक तथा व्यक्तिगत जो शिक्षण पद्धति है का समन्वय, उसको कैसे, उसका समन्वय किस प्रकार से किया जा सकता है या उसका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, प्रक्रिया उपागम, मतलब प्रदर्शन तथा माध्यम की खोज। ये भी एक विधि है कला पढ़ाने की, ठीक है ना। कला स्वयं एक क्रियात्मक विषय है, ठीक है। एक क्या है कला, कला एक क्रियात्मक विषय है, मतलब क्रिएटिव सब्जेक्ट है। इसमें प्रत्येक कार्य क्रियात्मक होता है क्योंकि हृदय तथा मन के भाव बुद्धि से मेल खाकर हस्त कौशल द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। देखिए अगर आपको कुछ भी अगर बनाना है तो ये जाहिर सी बात है कि जो आर्ट है वो क्या है, एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई भी ये ड्राइंग ही बनानी है तो क्रिएटिविटी के बिना बन नहीं सकती। तो इसमें क्या है कि हृदय तथा मन के भाव बुद्धि से तालमेल, क्या है, हृदय तथा मन के भाव बुद्धि से तालमेल खाकर हस्त कौशल द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। मतलब आपके मन में, आपके हृदय में, आपके भावनाओं में जिस प्रकार की सोच चल रही है, जिस प्रकार का बुद्धि आपका वहां पे चल रहा होता है, वैसा ही क्या होता है, हस्त कौशल के द्वारा वो आपके सामने रिप्रेजेंट होता है। छात्र स्वभावतः कुछ न कुछ चाहता है। छात्र के शैशव काल के अंतिम पक्ष तथा बाल्यकाल के आदि पक्ष में विद्वान क्या है, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है जो भविष्य में विधायक प्रवृत्ति में अभिभूत हो जाती है। ये था। अब देखिए इसमें क्या है कि क्रियात्मक विधि में शिक्षक निम्नलिखित क्रियाओं को कराते हुए कलात्मक ज्ञान दे सकता है। कैसे, तो देखिए कागज का कार्य, कुछ पेपर वर्क, आप पेपर के सहारे उनको कुछ क्राफ्टिंग के लिए दे सकते हैं, उनको मोड़कर या फाड़कर कुछ अलग अलग तरीके की आकृति बनाने में। जैसे देखिए कि कागज काटने, मोड़ने और चिपकाने की क्रियाओं के द्वारा विविध प्रकार की वस्तुएं, फाइलें, पैड, लिफाफे, पुस्तक, संकेत, फूल, बेलें आदि वस्तुएं बनाई जा सकती है। इनके माध्यम से क्या है, इनकी सज्जा करते समय छात्र रूपकारी कला एवं रंगाई आदि से भी परिचित हो सकते हैं। ठीक है, कागज का कार्य करवाकर, मिट्टी का क्रियात्मक कार्य करवाकर, मिट्टी का कार्य करवाकर क्या है, मिट्टी से किसी प्रकार का मॉडल इनसे बनवाना, बर्तन बनाना और उन्हें पकाना तथा रंग कर सजाना कलात्मक क्रियाओं का एक भाग होता है ना। इसके बाद है लकड़ी और धातु के कार्य। ठीक है, लकड़ी और धातु के कार्य भी टीचर क्या है, करवा सकते हैं। लकड़ी और धातु के कार्यों में अधिक बल और कुशलता की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कार्य उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यंत्र, हथौड़े और छेनी आदि चलाना छोटे बच्चों के लिए कठिन होता है, तो ये उतना तार्किक नहीं रह गया है ना। इसके बाद है गृह शिल्प के कार्य। गृह शिल्प के कार्य भी आपको सिखा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, कपड़े काटने, छांटने, सिलने, काटने, बुनने आदि की क्रियाएं गृह शिल्प में आती है। छात्रों की अपेक्षा अधिक कलात्मक रुचि की होती है, वे सज्जाकारी अधिक कुशल और दक्ष होती है ना। क्या है कि आर्ट्स में क्या स्टूडेंट्स की तुलना में क्या होती है, गर्ल्स लोग ज्यादा एक्टिव, ज्यादा क्रिएटिव होती है। फिर गत्ते का कार्य, जैसे कार्डबोर्ड का कार्य, इसमें क्या है, इसमें आप बॉक्स, डब्बे, तस्तरी, खोल, जिल्द, नोटबुक, फाइल, ये सब बनाने की क्रियाएं इसमें सीखते हैं। उसके बाद है चर्म कार्य यानी लेदर वर्क। लेदर वर्क क्या है, ये बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, पर इसमें भी आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जानी, मतलब बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे वो पर्स, बैग, पेटी आदि बनाने के लिए सीखें। इन्हें विभिन्न रंगों और आलेखनों से भी सजाया जा सकता है। चमड़ा मूल्यवान होता है, इस कारण इसका कार्य उच्च कक्षाओं में ही कराया जाता है, मतलब ये भी छोटे कक्षाओं में कराने योग्य कार्य नहीं है। इसके बाद कृषि संबंधी कार्य तथा बागवानी, इस कला को भी बच्चों में ये किया जाता है, बच्चों में निहित करवाया जाता है। बच्चों में विभिन्न साधनों, औजारों के उपयोग के द्वारा प्रकृति का अध्ययन कराना, कलात्मक जागृति को दक्षता प्रदान करना है। देखिए इसमें कृषि संबंधी कार्य तो बच्चों को ये स्कूल में नहीं, लगभग ना के बराबर ही करवाया जाता है, पर हाँ बागवानी से जुड़े कुछ कार्यों को बच्चों के कुछ जो ऐसे कार्य हैं जो बच्चों के समक्ष रखा जाता है और उनसे समय समय पर करवाई जाती है ये कार्य, ताकि बच्चे क्या है कि कृषि संबंधी और जो थोड़ा बहुत जो बागवानी संबंधी कार्य है वो इसके विषय में थोड़ा ज्ञान ले सके। फिर गृह शिल्प के कार्य में सावधानियां, ये सब थे गृह शिल्प के कार्य। अब इनमें कुछ सावधानियां हैं कि क्रिया में प्रयोग की जाने वाली सामग्री विदेशी नहीं होनी चाहिए, स्वदेशी और स्वनिर्मित सामग्री का प्रयोग क्या है, ज्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि बच्चे को देश के अंदर रहना है, तो अगर वो देश के अंदर की चीजों से ही अगर वो
शिल्प कला को अगर विकसित कर पाता है, हस्तकला को अगर विकसित कर पाता है, तो वो उसका ज्यादा तार्किक तरीके से क्या है उपयोग कर पाएगा। फिर क्रिया में प्रयोग की जाने वाली सामग्री छात्रों की समझ शक्ति और क्षमता के अंतर्गत हो, है ना। क्या है कि उनके समझ शक्ति और क्षमता के अंतर्गत हो, ताकि क्या है, ताकि अधिक महंगी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सामग्री स्थानीय और सुलभ हो उसके माध्यम से इन क्रियाओं को करना चाहिए। इसके बाद है इन क्रियाओं का उद्देश्य छात्र को व्यवसायी बनाना अपितु कला का ज्ञान देना है। फिर इसमें लास्ट है सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के लिए हानिकारक, अधिक बल देने वाली ना हो। सामग्री स्वच्छता की दृष्टि से उत्तम होनी चाहिए। इसके बाद है समेकित बाल उपागम। समेकित बाल उपागम में क्या है कि देखिए, समेकित बाल उपागम में आ जाता है आपका सामूहिक कार्य और परियोजनाएं तथा मंचन। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें समूह में इसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो समूह के कार्य होंगे, कुछ परियोजनाएं होंगी मतलब प्लानिंग होगा, और स्टेजिंग मतलब कुछ मंच के द्वारा भी क्रियाएं आपको सिखाई जाती है। कला के अंदर सभी चीजें आती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सामूहिक कार्य पहला देखते हैं। सामूहिक कार्य कला के शिक्षण में आवश्यक है भाई। इस प्रकार कार्य करने से छात्रों में क्या है, सामाजिकता, सहयोग, सद्भावना, कर्तव्य तथा अधिकार का ज्ञान, उत्तरदायित्व की भावना, आत्मनिर्भरता जैसे गुण विकसित होते हैं। ये सभी ऐसे गुण हैं और ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हर मनुष्य के अंदर विद्यमान होनी चाहिए। तो सामूहिक कार्य करने से इन चीजों का विकास होता है। उसके बाद है कला शिक्षण की प्रयोजना अथवा योजना विधि। कला शिक्षण की जो प्रयोजना विधि है, इसमें इसमें क्या है, प्रयोजना विधि में पद्धति में विद्यालय में प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित करने की कोशिश की जाती है। आपने जो भी स्कूल में सीखा है उसको क्या है, प्रत्यक्ष जीवन के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जॉन डेवी के प्रयोजनवाद का शिक्षा के संबंध में यह उद्देश्य किस प्रकार से आज के विश्व के को शिक्षा द्वारा उपयोगी बना सकते हैं। आज ये थोड़ा सा, ये जो जॉन डेवी थे, इनका इनका क्या है कि इनका मनोवैज्ञानिक पक्ष था, ठीक ना। इनका मनोवैज्ञानिक पक्ष था कि चार रुचियों, इन्होंने छात्रों के चार रुचियों को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है बच्चों में। दूसरा है कलात्मक प्रदर्शन की रुचि होती है। तीसरा वार्तालाप तथा विचारों के आदान प्रदान की पद्धति है। और चौथा है वस्तुओं का स्वयं निर्माण करने की रुचि। ये चार प्रकार की रुचियों के विषय में जॉन डीवी ने ये मनोवैज्ञानिक पक्ष को रखते, बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को रखते हुए ये चार प्रकार की रुचियों के बारे में जॉन डीवी ने चर्चा की थी। इसके बाद है डीवी ने इन चार रुचियों को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व देने पर बल दिया। वह रचनात्मक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने को महत्व देते थे, है ना, कि क्रिएटिव वर्क बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है, उसको थोड़ा ज्यादा स्थान, ज्यादा स्पेस मिले टीचिंग के कार्यों में। उसके बाद है सामाजिक पक्ष। देखिए डीवी अपनी पुस्तक प्रजातंत्र एवं शिक्षा में शिक्षा को सामाजिक क्रिया बतलाया है ना। शिक्षा को क्या बतलाया है, शिक्षा को एक सामाजिक क्रिया बतलाया है। शिक्षा सामाजिक वातावरण में दी जाती है जिससे समाज का उत्थान होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, समाज का उत्थान होता है। और ये बात बिल्कुल आज के लिए भी उतना ही लॉजिकल है जितना कि वो उस समय था। इस प्रकार के शिक्षा के तीन प्रमुख पहलू हैं। कौन कौन है, निर्देशन, नियंत्रण तथा पथ प्रदर्शन। आप इन तीनों चीजों से बेहतर तरीके से अवगत हैं। और इसके बाद योजना पद्धति की परिभाषाएं, योजना पद्धति की प्लानिंग, है ना, क्या क्या इसमें हो गया आपको, आप हम लोग का इसमें ये हो गया। चलिए पीछे जाने के बजाय आगे ही बढ़ते हैं, है ना। देखिए योजना पद्धति जो है इसमें एक प्लानिंग का भी ये था कि योजना पद्धति के माध्यम से जो कला की शिक्षण दी जानी चाहिए। उसमें क्या है, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के प्रयोजनवादी सिद्धांत पर W.H. किलपैट्रिक ने अपनी परियोजना पद्धति को सन 1918 में तैयार किया। इसमें क्या था, योजना, इसमें स्टीवेंसन का मानना था योजना पद्धति को लेकर, प्रोजेक्ट मेथड को लेकर, कि योजना तो एक समस्या मूलक कार्य है जो अपने स्वाभाविक वातावरण में पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति इसको क्या है, अपने स्वाभाविक अपने स्वाभाविक वातावरण में क्या करता है, पूर्णता को प्राप्त करता है।
ठीक है, तो ये स्टीवेंसन का मानना था। सेकंड है इसमें किलपैट्रिक। किलपैट्रिक का मानना है कि प्रोजेक्ट पद्धति जो है वो पूर्ण हार्दिक उद्देश्य युक्त कार्य है। क्या है कि पूरे रूप से ये हृदय से उद्देश्य युक्त ये कार्य होता है अपने आप में, जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। फिर बॉसिंग का मानना है कि प्रोजेक्ट स्वाभाविक रीति से छात्र द्वारा नियोजित तथा पूर्ण की हुई समस्या मूलक क्रिया की ऐसी महत्वपूर्ण व्यवहारिक इकाई है जिसमें अनुभव की पूर्ति के लिए भौतिक साधनों तथा वस्तुओं का उपयोग आवश्यक रहता है। आइए योजना पद्धति की कुछ विशेषताएं। हम लोग प्रोजेक्ट मेथड के बारे में विस्तार से पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि इसकी विशेषताएं और इसके दोष के बारे में हम लोगों को विशेष तौर से फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। आगे है योजना पद्धति के बाद लास्ट जो इसमें है कला शिक्षण एवं बाल केंद्रित उपागम। इसमें क्या है, कला शिक्षा में क्या है कि कला शिक्षा के लिए बाल केंद्रित उपागम अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कला शिक्षा के लिए। कला जीवन को देखने का नवीन तरीका प्रदान करती है। आर्ट के माध्यम से क्या है, हम अपने लाइफ को एक नए तरीके से देखने का हम लोग का नजरिया, एक नया नजरिया मिलता है ये कह सकते हैं, या फिर एक हम लोग का नजरिया थोड़ा चेंज हो जाता है, है ना। यह जीवन के प्रत्येक पहलू को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह सृजनात्मक, उत्पादक एवं आनंदपूर्ण ढंग से वर्तमान तथा भावी चुनौतियों का सामना करने का एक रास्ता भी है। ठीक है, अब देखिए प्रदर्शनात्मक कला दृश्य में क्या है कि कला को क्या है 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे कौन कौन, प्रदर्शनात्मक कला, दृश्य श्रव्य कला और भाषा संबंधी कला। ये जो प्रदर्शनात्मक कला है उसमें आ जाता है इन कलाओं में संगीत, नृत्य, नाट्य कला, ये सभी क्या है, ये सभी प्रदर्शन करने वाली कला है। इसके बाद दृश्य श्रव्य कला में इसमें चित्र, दृश्य और श्रव्य मतलब जिसको देखा और सुना जा सकता है ना। दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना, जिसको देखा और सुना जा सकता है। उसमें चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, मिट्टी की वस्तुएं बनाने की कला आदि आती है। ये सारे दृश्य की कला है। और देखिए इसके बाद भाषा संबंधी कला, इसमें क्या है कि इस प्रकार की कला में कविता, लेखन आदि का कला समावेश किया जाता है। जैसे संगीत भी हो जाएगा इसमें, है ना, संगीत सॉरी प्रदर्शन में आ गया। तो इसमें क्या है, कविता, लेखन, भाषण वगैरह सभी चीज आ जाएगा भाषा संबंधी कला में। ठीक है, फिर है बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित उपागम क्या है, तो कला शिक्षण अध्ययन को आनंददायक बनाती है, उसमें छात्र की उत्सुकता बनी रहती है। यह शिक्षक तथा शिक्षार्थी को अवसर प्रदान करती है वे सृजनात्मक ढंग से मिलजुल कर कार्य कर सके, है ना। तो इस प्रकार से ये बाल केंद्रित उपागम का ये है। तो ये जो था आज का जो हमारा जो चैप्टर था कला शिक्षण विधियां, मतलब शिक्षण विधियों में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, इतिहास, और इतिहास का नहीं देखा है, इतिहास क्या कला हो ही गया तो इसी में इतिहास भी आ जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया है गणित, गणित शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं, विज्ञान के शिक्षण विधियों के विषय में देख चुके हैं, और आज हम लोग कला शिक्षण विधियों के विषय में देख चुके हैं। मतलब ओवरऑल जो ये 3 प्रकार के ही, अब कला शिक्षण विधियों में ही हर तरीके के जो भी आर्ट्स का चैप्टर है वो सभी कला शिक्षण विधियों में आ जाएगा, जो भी साइंस का चैप्टर है वो के अंदर आ जाएगा, और गणित जो भी कैलकुलेटिव चैप्टर्स हैं वो गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनके विषय में हम लोग ओवरऑल देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम ये आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो कला शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी मन में कौतूहल या क्यूरियोसिटी रही होगी उसको कुछ हद तक पूरा करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। और वीडियो अगर सही लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।